हल्ला बोल में आज एक बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा जो जासूसी कांड है उसमें, कहां तक पहुंचेगी गिरफ्त, क्या ऊपर तक पहुंचेगी गिरफ्त, चिराग तले अंधेरा। क्या यह कहावत भारत सरकार पर भी लागू होती है? सरकार की नाक के नीचे से देश के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की चिट्ठी लीक हो जाती है, वित्त मंत्री के भाषण से जुड़े दस्तावेज लीक हो जाते हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब कोई विदेशी खुफिया एजेंसी नहीं बल्कि देश के ही बड़े घरानों के अधिकारी करा रहे हैं, और ये सारे काम आज से नहीं सालों से हो रहे हैं। इसीलिए आज हम हल्ला बोल में सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस बार मोदी सरकार इस कांड के सरगना तक पहुंच सकेगी या फिर लीपा पोती कर मामला रफा दफा हो जाएगा। You know, I was trying to do a cover-up. I was doing a cover-up. They're doing a cover-up operation. It's a 10,000 crore scam. Please note. जासूसी कांड से पूरा हिंदुस्तान हैरान है। सरकार सकते में है, जांच एजेंसियों की जमीन खिसकी हुई है, और ऐसे में आरोपी पत्रकार शांतनु सैकिया के इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। It's a 10,000 crore scam. You know, I was trying to do a cover-up. I was doing a cover-up. They're doing a cover-up operation. It's a 10,000 crore scam. पेट्रोलियम के बिजनेस से जुड़ी एक एक खबर से शेयर बाजार गिरता है, संभलता है। छोटी सी खबर से सरकार की तिजोरी पर बड़ा असर पड़ता है। ऐसे में कारोबारी फायदे के लिए अहम जानकारियों को आरोपी मंत्रालय से लीक कर रहे थे। पुलिस की माने तो जासूसी का ये सिलसिला लंबे अरसे से चल रहा था। ये देखिए, ये काफी समय से चलता आ रहा था। ये समस्या शायद कोई ये 17 तारीख की समस्या नहीं थी। ये समस्या हो सकता है कई वर्षों से ही चलती आ रही हो। गिरफ्तार आरोपियों से जो कागजात बरामद हुए हैं, उनसे पता चलता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय से पीएम मोदी के प्रधान सचिव की चिट्ठी, बजट भाषण में इस्तेमाल होने वाले नेशनल गैस ग्रिड के इनपुट, श्रीलंका में नए अफसर से जुड़े दस्तावेज और पेट्रोलियम प्लानिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट भी लीक की गई। दस्तावेजों को लीक कर संबंधित उद्योगों के चुनिंदा कारोबारियों को लाभ पहुंचाने की यह साजिश किसकी थी? किन किन मंत्रालयों के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं? जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। जिस दिन मेरी चार्जशीट फाइल होगी उस दिन जांच का दायरा खत्म होगा। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती तब तक आप ये समझिए कि जांच का दायरा खुला है। केंद्रीय मंत्रालयों में सेंधमारी का ये पहला मामला नहीं। यूपीए के शासनकाल में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की भी जासूसी की खबरें आई थी। पिछले साल मई में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह की भी जासूसी की खबर उड़ी। हालांकि तब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसी खबरों को बेबुनियाद बताया था। अब जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय की जासूसी में 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, गृह मंत्री सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। उसकी जांच हो रही है और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और जो भी दोषी हैं वो बक्से नहीं जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि गुनहगार नहीं बचेंगे। इस जासूसी पर 6 महीने से आईबी की नजर थी। सितंबर में आईबी ने जासूसी की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया कि कई मंत्रालयों के अधिकारी खुफिया कागजातों को लीक कर रहे हैं। ताजा मामले में तो पेट्रोलियम मंत्रालय के 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी शक के घेरे में हैं। इसे लेकर पीएमओ और गृह मंत्रालय खुफिया एजेंसियों के लगातार संपर्क में है। लेकिन कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार के इस बड़े खुलासे के बाद कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब से अहम दस्तावेज लीक किए जा रहे थे और देश को कितना नुकसान हो रहा है। आखिर बड़ी मछलियां कब जाल में फंसेंगी? देश की जनता से इतने बड़े धोखे का जिम्मेदार कौन है? कमलजीत संधू, अनुज मिश्रा और पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। आपको बता दें, ये पहला कांड नहीं है इस देश में। 1998 में भी कुछ ऐसा कांड हुआ था और उसमें कई सारी चीजें सामने आई थी, लेकिन जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वो अभी भी बाहर है, जमानत मिल गई है, कानून चलता रहता। खैर, अभी इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर शमित पात्रा, बीजेपी से। स्वागत है आपका। नेशनल स्पोक्स पर्सन जोगिंदर सिंह हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय निरुपम है। स्वागत है आपका संजय निरुपम जी। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। नरेंद्र तनेजा एक्सपर्ट हैं ऑयल और गैस सेक्टर में। आपसे भी तनेजा जी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें क्या कहना है पेट्रोलियम मंत्री का। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत किया, ये देखते हैं। सर, एक नई बात निकलकर सामने आई है जो लीकेज का केस है। उसमें जो एक आरोपी है उसका दावा है कि 10,000 करोड़ का ये घपला है और इसमें कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। कैसे आप उसको वो बताए पुलिस को किस प्रकार की घपला था, किसको
वो बचाना चाहते थे और कौन उसको बचाना चाहता था, सारा विषय पुलिस को बता दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगी। कानून को अपना काम करने दीजिए, निष्पक्ष अनुसंधान हो, इन्वेस्टिगेशन हो, सब विषय स्पष्ट हो जाएगी। आपको अपने स्तर पर क्या जानकारी मिली? किस तरह के दस्तावेज थे जो कि बाहर गए हैं? किस तरह के दस्तावेज थे जो कि यहाँ से चोरी किए गए? ये सब पुलिस की कुछ हम अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है किस प्रकार की विषय लीक आउट हुई है, किस प्रकार की कागजें चोरी हुई है। ये सारा विषय इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सारा विषय स्पष्ट हो जाएगी। क्या कोई अधिकारी भी इसमें मिला हो सकता है? इस तरह की भी कोई संभावना अभी तक की जांच में सामने आई? इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन को पूरा हो जाने दीजिए। आपको बताना चाहेंगे, हमारे दर्शक इस चीज को समझेंगे, विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि आज हल्ला बोल में यही हमारा सवाल है। सवाल खड़ा यह होता है कि क्या एक क्लर्क जो कि रिटायर होने वाला था, क्या एक प्यून, इसकी गिरफ्तारी बहुत है, और एक मिडिल लेवल, बल्कि ये कहा जाए लो लेवल के अधिकारियों की गिरफ्तारी बहुत है, या फिर बड़ी मछलियों तक पहुंचेंगे? ये देखें आप जरा। चपरासी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आसाराम शास्त्री, ईश्वर सिंह क्लर्क, ये लालता प्रसाद बिचौलिया है, राकेश कुमार बिचौलिया है, ये भी बिचौलिया, राजकुमार, शांतनु सैकिया पत्रकार हैं, ये एक पोर्टल चलाते हैं एनर्जी के ऊपर, प्रयास जैन निजी कंपनी का अधिकारी है लेकिन बहुत सीनियर अधिकारी नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये चेहरे हैं। ये पूरे मामले में आपको यहां पर गौर करने वाली बात ये है, इस पूरे मामले में 9 कंपनियां घेरे में आती हैं, 9 कॉर्पोरेट्स। ये देखिए, मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स RIL, मिडिल लेवल मैनेजर अगर बात की जाए शैलेश सक्सेना, सुभाष चंद्रा, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं जुबिलेंट एनर्जी में। ये रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप में है DGM ऋषि आनंद, ये थोड़ा सीनियर पोजीशन हो जाती है लेकिन फिर भी DGM SR विनय, KK नायक, GM क्रेन्स इंडिया, 9 कंपनियों की हम बात कर रहे हैं। देखिए किस किस लेवल पे लोगों को, कौन कौन से लोग हैं जो कि घेरे में आए हैं। हम बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर कौन, इनके नीचे आपने देखा, अब इनके ऊपर संयुक्त सचिव, ये सीक्रेट एजेंट का सीक्रेट सरगना, संयुक्त सचिव और इसके ऊपर कौन? सवाल खड़ा यही होता है, इसके ऊपर कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, और डॉक्टर शंबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा फैक्ट इस पूरे डिबेट को शुरू करने से पहले, डॉक्टर पात्रा, मैंने इस पूरे डिबेट को शुरू कर रहा हूं, आप ही की सरकार थी, 1998 की बात है, और बकायदा बालासुब्रमण्यम, बालासुब्रमण्यम, बालू जिनका नाम है, उन्हें अरेस्ट किया गया था, और कुछ ऐसे ही स्पाइंग का मामला था, और कुछ ऐसे ही उनके ऊपर सीक्रेट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन का मामला था। लेकिन केस चल रहा है, गिरफ्तार हुए, बेल पे छूट गए, और हम सब जानते हैं कि बालू का कनेक्शन क्या क्या था। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। जोगिंदर सिंह हमारे साथ हैं, फॉर्मर CBI डायरेक्टर, स्वागत है आपका। हमारे साथ और हमारे खास मेहमान एक और जुड़ चुके हैं, SC त्रिपाठी हैं, फॉर्मर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्रेटरी, आपका भी स्वागत है। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर पात्रा, जवाब हो सकता है आपका यह हो कि कानून अपना काम कर रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके ऊपर तक पुलिस की पकड़ जाएगी? क्या इसके ऊपर तक कानून अपना दायरा फैलाएगा? क्या इसके ऊपर तक सरकार घेरे में लेगी? देखिए निशांत, पहली सीढ़ी सरकार ने चढ़ी है, छत पे जाने की मनसा है, रूफटॉप पे चढ़ने की मनसा है, पूरे सच्चाई को देश के सामने लाने का इंटेंशन है, तभी तो हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। वरना ऐसा क्यों होता? जो काम इतने वर्षों से हो रहा था, जो लीकेज प्रोसीजर पहले बड़े ही सातिर अंदाज से सरकार खुद कर रही थी, UPA की सरकार, उसे हमने क्यों रोका? सर्विलेंस मॉनिटर क्यों शुरू किया गया? क्यों IB को इन्फॉर्म किया गया? क्यों CCTV कैमरा लगाया गया? करेक्शन करना चाहूंगा डॉक्टर पात्रा, 7 कैमरा की परमिशन आपने दे दी गई थी, इसी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। 7 कैमरा लगाने की परमिशन दी गई थी, वो नहीं लगे हैं, और आपकी सरकार के दरमियान वो परमिशन दी गई थी, वो नहीं लगे थे। नेक्स्ट, देखिए, आप ये भी जानते हैं कि ये ट्रैप किसने बिछाया है, किसने IB को इन्फॉर्म किया था, IB ने पूरा मामला किसको सौंपा, क्राइम ब्रांच को सौंपा, और किस प्रकार से पूरे एक जाल बिछाकर लोगों को पकड़ा गया है, सर्विलेंस माउंट किया गया था। अगर सरकार को पकड़ना नहीं होता तो नहीं पकड़ती। ये काम जो इतने अरसे से चल रहा था वो चलते रहती। डॉक्टर पात्रा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। सरकार की बात है, सरकार ने अभी तक कोई भी किसी भी कंपनी का नाम क्यों नहीं लिया? मैं आपकी बात कर रहा हूं या किसी की भी बात कर रहा हूं, पार्टी की बात कर रहा हूं, FIR की बात कर रहा हूं, FIR में किसी कंपनी का नाम नहीं है, क्यों नहीं है ये सब?
ये इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी से आपको पूछना चाहिए। सरकार ने जाल बिछा के उन लोगों को पकड़वाया। अभी आपने जिन लोगों के फोटो दिखाए, आपने उनमें से ऑफिसर्स के नाम भी लिए और कंपनी के नाम भी लिए हैं। स्वाभाविक रूप से अगर कंपनियों के नाम छिपाने होते तो वो लोगों के नाम भी सामने नहीं आते जो कंपनी से जुड़े हुए हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? मुझे लगता है कि ये मामला आपकी सरकार के दरमियान भी चल रहा था, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। ये हर कोई जानता है और इस तरीके से तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी तक चीजें जो हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। निशांत, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी अगर हम इसको यूपीए वर्सेस एनडीए करके देखेंगे तो। ये देश का एक बहुत सर, क्या आपको लगता नहीं है उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होगी, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होगी कि पिछले 12 साल से मामला चल रहा है और इस पर कोई जबरदस्त कार्रवाई नहीं हुई। जो करवा रहे हैं उन तक कोई पहुंचता नहीं है, बीच में मिडिलमैन आ जाते हैं, चपरासी प्यून आ जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप दूसरा सवाल पूछिए। ये देश का बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई सरकार जानबूझ करके अपने कामकाज की जासूसी नहीं कराती है। हां, जासूसी हो रही थी, जासूसी होती रही है। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग, उनको फंसाया जाता है, उनको लालच दिया जाता है। उनके ऊपर दलाल टाइप के लोग जो लाइजनिंग कहे जाते हैं कि लाइजनर्स हैं, लॉबिस्ट हैं, वो रहते हैं और उनके ऊपर कॉर्पोरेट घराने के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है जो अपने देश में एक अरसे से काम कर रहा है। कभी पकड़ में आता है कोई, कभी पकड़ में नहीं आता। आज अगर इस सरकार के पकड़ में एक ऐसा रैकेट आया है तो मैं सबसे पहले सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और सरकार से अपेक्षा करूंगा कि आप तह में जाइए, छोड़िए मत बीच में। और जो भी लोग हैं चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, उसको छोड़ना नहीं है। जैसा कि आपने संजय जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। हमारे साथ हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं और खासकर जोगिंदर जी भी हैं। पूरी बात हो जाती है। सीधे चलते हैं। दिलीप पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के। दिलीप, आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस पूरी घटना पे, खासकर ये देखते हुए कि एक बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है ये जब इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स की चोरियां चल रही हो? बिल्कुल निशांत, अभी जो कुछ भी दिख रहा है हमारे हिसाब से वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी मैं भाजपा के साथी की बात सुन रहा था जो बड़ी आसानी से अपनी सुविधा अनुसार जिम्मेदारियों को शिफ्ट कर दे रहे थे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे और श्रेय को शिफ्ट कर दे रहे थे वो सरकार पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ साझा है। इस समय जो चल रहा है उसमें दिल्ली पुलिस साधुवाद की पात्र है। जो कुछ भी हो रहा है अगर उसमें सरकार गंभीर है तो इस पूरे मसले में उच्च स्तरीय जांच करके और जो चेहरे दिख रहे हैं उनके पीछे वाले चेहरे सामने आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो चार नाम आज की तारीख में मीडिया के अंदर दिख रहे हैं, हम और आप चैनलों पे जिन्हें पहचान पा रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। पॉइंट टेकन। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा यहां पर। जोगिंदर जी, सवाल खड़ा ये नहीं होता है कि जो इनके आका है वहां तक पहुंचे जाए, और जनता ये जानना चाहती है क्योंकि आप तो बाकायदा डायरेक्टर रह चुके हैं सीबीआई के, कि इनके आकाओं तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? बड़ी सिंपल बात है जी, आका कभी आगे नहीं आता। आपके जो कानून हैं, पहले तो कानून ही इतने थर्ड रेट हैं कि किसी को आप पकड़ नहीं सकते। कानून के मुताबिक आका तो खुद जाके करेगा नहीं, वो किसी से करवाएगा, और चूंकि इनके एम्प्लॉइज होते हैं या इनके पेड होते हैं, वो कोई नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर एक बार आदमी आ गया तो एक लिस्ट बना करती थी आज से कुछ 10-15 साल पहले, अनडिजायरेबल कंटेक्टमेंट। ऐसे आदमियों को मिनिस्ट्री में मिलना ही नहीं है, और मेरे ख्याल में वो प्रैक्टिस ही खत्म कर दिया है सरकार ने। कोई अनडिजायरेबल नहीं, कि सारे ही डिजायरेबल हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि विजिलेंस के लिए तो चलो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, एक मिनिस्ट्री में नाम के लिए एक आदमी को नॉमिनेट कर लेते हैं। जहां तक सीक्रेट के लीकेज का सवाल है, क्या आप ये कह रहे हैं जोगिंदर जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अभी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जोगिंदर जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंटरनल सिस्टम ऐसा है जिसमें चीजें नहीं हो पाती हैं ठीक से, जिसमें हम इसको रोक नहीं पाते? नहीं, वो कोई नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। आप मुझे बताइए किसको होल्ड करेंगे, किस जॉइंट सेक्रेटरी? संजय जी, 10 साल आपकी सरकार थी। संजय निरुपम जी, आपका रिएक्शन? नहीं, मैं तो ये अर्ज करना चाहूंगा। सर मैं आ रहा हूं आपके पास। जोगिंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, आपका रिएक्शन इस पे? ठीक है जी, ठीक। एक मिनट, उनकी बात तो पूरी होने दो, तब तो समझ में आएगा क्या बोलना है। उनका यह कहना है कि बकायदा सिक्योरिटी apparatus ही इसमें ठीक नहीं है जिसमें इस चीजों को रोका जाए, और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है।
बिल्कुल बिल्कुल, वो जोगिंदर सिंह जी सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान है हमारे यहाँ, उनके लिए एक नियम कानून कायदा है, लेकिन हमेशा नियम कानून कायदे को तोड़ा जा रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, और अवांछित तत्व जो हैं, जो असामाजिक तत्व हैं या जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से अंदर घुस जाते हैं और उनके अधिकारियों से संपर्क होते हैं, कर्मचारियों से संपर्क होते हैं, और उनके ऊपर जो उनके आका है उनसे उनको पैसे मिलते हैं। तो इस अब सर मैं हैरान हूं यहां पर, मैं ये हैरान हूं संजय जी, मैं हैरान हूं यहां पर, शंबित जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, मैं हैरान हूं कि जिस पार्टी ने इतने सालों तक देश को चलाया है, देश में सरकार बना के रखी है, वो कह रही है कि ऐसे तत्व होते हैं। आखिर कैसे ये संभव है? आपने कोई इसके लिए कुछ तैयार क्यों नहीं किया? हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, सीधे चलते हैं डॉक्टर शंबित पात्रा। मेरा सवाल यह है, आपने हमारी और आपकी जो बातचीत चल रही थी उस दरमियान आपने एक सवाल खड़ा किया कि मैंने जब आपसे पूछा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों हैं उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है, आपके नेता बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम क्यों नहीं लेते हैं, बावजूद इसके कि उनके नेता, उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो सामने आ रहे हैं, तो आपने कहा ये काम पुलिस का है। आपकी पार्टी के वित्त मंत्री, आपकी सरकार के वित्त मंत्री की बजट स्पीच के एक्सर्प्ट्स जो हैं, पॉइंटर्स जो हैं, वो लीक हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ये बयान है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, फिर भी कुछ नहीं है, यहां पे आपका ये बयान है। निशांत, आज मेरे को लगता है आपने एक बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेजी अखबार है वो जरूर पढ़ा होगा। पूरा टाइमलाइन उस अखबार ने आज छाप के दिया है। मई में मोदी जी की सरकार, सर मेरी उम्मीद है कि आप पूरी इसकी टाइमलाइन 1998 से अगर देखें तो बहुत सारी चीजें आपको निशांत जी, आप अगर 2 मिनट मुझे बोलने का वक्त दें जी, तो बताएं, मैं पूरे बिल्कुल विषय को साफ करूंगा। बिल्कुल फरमाएं। हाँ, पहला विषय है कि जैसे ही मई में सरकार बनी, जून में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को लगा कि जिस प्रकार से लीकेज चलता है वो चलना नहीं चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आईबी को इन्फॉर्म किया, आईबी ने पूरा जाल बिछाया, किस प्रकार से ऐन मौके में ये पूरा विषय दिल्ली क्राइम ब्रांच को दिया गया और किस प्रकार से धरपकड़ हुई। उसके बावजूद आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, कांग्रेस से नहीं पूछ रहे हैं। 1998 सर आप शायद डिस्कशन के दरमियान सुन नहीं रहे थे, मैंने कांग्रेस से भी ये सवाल पूछा था। 1998 के दौरान 3 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है। बालासुब्रमण्यम है, सेतु रमन है और अदावल जी हैं। ये तीनों लोग के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है। 1998 से लेके 2002 तक जब हमारी सरकार थी, उससे पहले भी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चलता है। 2012 में उस पे आपको पता है कि अब जाके कोर्ट ने संज्ञान में नाम भी मेंशन किया है, सब कुछ कोर्ट ने कहा है। तो स्वाभाविक रूप से हमने तो हमारे समय में हमेशा 98 में भी अरेस्ट कराया, अब भी अरेस्ट कराया। 10 सालों तक बीच में कुछ भी क्यों नहीं हुआ? मैं ये सवाल बड़े स्पष्ट रूप से यूपीए से पूछता हूं। जब वीरप्पा मोइली खुद कह रहे थे कि ऑफिस से कागज चोरी हो रही है, जब जयपाल रेड्डी खुद कह रहे थे कि मंत्रियों को इंटिमिडेट किया जा रहा है, हमारे पे धमकियां आ रही हैं, उसके बावजूद डॉक्टर पात्रा, अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपने किसी कॉर्पोरेट हाउस का नाम नहीं लिया। यहां पर आपके नेता नाम लेने से बच रहे हैं, यहां तक कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं कोई नाम लेने से बच रहे हैं, और आप बार बार कांग्रेस के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। हमारे साथ एससी त्रिपाठी जी है, फॉर्मर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्रेटरी। सर त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं डॉक्टर पात्रा आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? निशांत, त्रिपाठी जी, मेरा सवाल यह है, इंफॉर्मेशन जो आती है, त्रिपाठी जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं थोड़ा नरेंद्र तनेजा जी के पास में आऊंगा। तनेजा जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। सवाल यह है कि बकायदा आप तो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, सवाल यह है कि कहा यह जाता है और ये कि लोअर रैंक एम्प्लॉय से लेकर मिनिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो पेरोल्स पर हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, और ये जो स्पाइंग है, ये ऐसा नहीं है कि स्पाइंग है, ये अब एक स्टाइल ऑफ लिविंग हो गया है वहां पर, ये अंदाज़े जिंदगी हो गया है वहां पर कि ये ऐसे काम करेंगे हम लोग। आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया कि इस चीजों से बाहर निकला जाए? देखिए, मैं राजनीति से हट के बात करूंगा, एक स्वतंत्र उसके बात कर रहा हूं। ऑयल एंड गैस सेक्टर का साइज है $350 बिलियन का साइज है इसका। पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 20% जो है वो ऑयल गैस ये सब मिला के होता है। 25% एनर्जी सेक्टर का होता है। $500 बिलियन का साइज है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो ऊर्जा का होता है, और ऊर्जा में सबसे बड़ा हिस्सा तेल और गैस का होता है। इसमें देखिए सब तरह के लोग हैं, वो भी लोग हैं जिन्होंने बहुत कर्मठता से काम किया और ईमानदारी से काम किया, वो भी लोग हैं जो बेईमान है, वो भी लोग हैं जो सूचनाएं बेच रहे थे जिसका खुलासा सरकार ने किया। मेरा सिर्फ ये कहना है राजनीति से थोड़ा परे हट करके कि खुलासा सरकार ने किया है,
क्राइम ब्रांच को मसला दे दिया गया है और वो उसकी तहकीकात कर रहे हैं। और साथ में अब ये कुछ किसी भी अधिकारी के बारे में कि वहां ये लाइफस्टाइल हो गया, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। संजय निरुपम ने भी एक बात कही, मैं संजय निरुपम से भी पूरी तरह सहमत हूं, और वो कि इसलिए अभी इसका हम राजनीतिकरण ना करें। हम ये देखें कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, ये राष्ट्र का मसला है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था, बहुत गंभीर मसला है, इसके बारे में हम हल्की बात नहीं कर सकते। सवाल तो खड़ा ये है कि राजनीतिक दल, क्या राजनीतिक दल खुद इसको बकायदा राष्ट्र के लिहाज से देख रहे हैं? क्योंकि मैं सीधे त्रिपाठी जी के पास आऊंगा। त्रिपाठी जी, आपसे मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि ये कहा जाता है, आप तो बकायदा फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कहा यह जा रहा है और जो चीजें सामने आ रही है, जो इनपुट सामने आ रही है, वो ये है कि लोअर रैंक प्यून से लेकर और ऊपर तक जो मुलाजिम है वो सब पेरोल्स पे काम करते हैं। ये पूरा एक सिंडिकेट चला आ रहा है और कॉर्पोरेट से पेरोल्स पे काम किया जाता है। ये एक पूरा सिंडिकेट चला आ रहा है जिसको ये समझा जाता है कि नहीं, ये सब नॉर्मल है। क्या ये बात सही है? पहली बात कि मुझे रिटायर हुए 9 साल हो गए हैं, तो मैं पिछले 9 साल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूं जी। लेकिन ये बात सही है, मैं कुछ बातें इसमें कहना चाहता हूं, थोड़ा समय लूंगा, कि पेट्रोलियम सेक्टर में लगभग 14-15 लाख करोड़ के व्यवसाय का मामला आता है और जो निर्णय होते हैं उनका असर अगर लाख नहीं तो हजारों करोड़ में तो किसी न किसी निर्णय का होता ही है। और 6-7 पब्लिक सेक्टर बड़ी कंपनियां हैं, 6-7 बहुत बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं और 6-7 मल्टीनेशनल कंपनियां, कुल 20-22 कंपनियां हैं। तो इसलिए उनके व्यावसायिक इंटरेस्ट बहुत बड़े बड़े हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने व्यावसायिक इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, उसके लिए वो पैसा खर्च करते हैं। और पैसा खर्च करके लोअर लेवल के लोगों को जरूर उन्होंने, हो सकता है, मैं इसको नहीं कहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने पेरोल पर भी रखा हो, उन्होंने मिडिलमैन रखे हो जो कि इनको सर, आप तो बकायदा आपके टेन्योर के दरमियान कॉपी करते रहते हैं। मुझे लगता है वो आप ही इनको सर आपके टेन्योर के दरमियान होगा। जब बाला सुब्रमण्यम का आया था वो तो बकायदा RIL के वाइस प्रेसिडेंट थे तब। हाँ, वो पहले का है, मैं 2004-5 में रहा हूँ, वो शायद 98-99 का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 98 की बात है। उसके बाद से शायद कुछ हो सकता है, प्रक्रिया बदल गई हो, प्रक्रिया में ये हो गया हो कि मिडिलमैन बहुत से हैं और माफ कीजिएगा बहुत से इर्रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट भी आते हैं जो ये सब कभी-कभी इधर की बातें उधर करते रहते हैं। और नहीं, इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स भी नौकरियां लेते हैं जनाब, उन्होंने ये बड़ी कंपनियों में ना वो उनके भी गिनिए थोड़ा सा। तो पेरोल पर रखा हो, जी हाँ, तो बता रहा हूँ, तो पेरोल पर लोअर लेवल के लोगों को क्योंकि वो ये जो जैसा कि न्यूज़पेपर से लग रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऐसा लगता है कि रेगुलर बेसिस पे देते रहे, जो उनको मिल जाता है देते रहते होंगे। इस वक्त चूंकि बजट बन रहा है तो और सेंसिटिव भी हो गया होगा, तो ये तो लोअर लेवल पर रखते होंगे। और इसमें जो कंपनियों के बड़े जो मैनेजमेंट है वो इसमें सीधे नहीं आता है। अब मैनेजमेंट तो या तो अधिकारियों से या राजनीतिज्ञों से या मंत्रियों से सीधे बात करता है, तो इसलिए मैनेजमेंट के पीछे तो कोई बात नहीं आएगी, कोई केस नहीं बन पाएगा। लेकिन ये बात सही है कि जो स्टेक होल्डर है उनसे बात भी करनी चाहिए। जोगिंदर जी, कानून के लिहाज से स्टेक होल्डर से औपचारिक फोरम में बात होनी चाहिए, उसके बाद तर्क के आधार पर निर्णय होना चाहिए और निर्णय पर यह नहीं होना चाहिए कि बार बार वो बदल सके, किसी के इन्फ्लुएंस पे हो। जोगिंदर जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं कानून के लिहाज से, क्योंकि अगर मैं बाला सुब्रमण्यम की बात करूं, वो वाले केस की बात करूं, तो बकायदा 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्योंकि एक केस हमारे सामने है और अभी भी वो केस चल रहा है। कुछ दिन पहले उनका मतलब 1998 में अरेस्ट हुआ, फिर बेल पे वो छूट गए और अभी सब चीजें चल रही हैं। कानून के लिहाज से भी क्या इसमें कुछ लूप होल्स है जिसका फायदा उठा लिया जाता है? मैं कहता हूं जी, हर लूप होल ना भी हो तो बताया जाता है कि ये लूप होल है। और दूसरे एक चीज आपको ये माननी पड़ेगी, जहां हमें 75,000 जजेस की जरूरत है, हमारे पास इस टाइम एक्चुअली सैंक्शन 18,000 के करीब हैं, पोजीशन में 13-14,000 हैं, तो डिले ही मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? दूसरे इसके अलावा कंप्रोमाइज के लिए बड़े अफसर भी आपके सामने है। अब सरकार ने बंदिश लगाई थी, वो भी बंद कर दिया कुछ समय बाद, जो था कि वो प्राइवेट सेक्टर में जिनसे डील करते हो नौकरी नहीं कर सकते।
रेडिया टेप ने आपको कई बार एक्सपोज किया, एक से नहीं कई बार, 800 टेप में से आप देख लीजिए, चाहे वो बिग कारपोरेट एग्जीक्यूटिव हों, बड़े अफसर हों, नाम जरूर आ गए, पर चूंकि आपके ला 1863 के हैं तो किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है, जितना आप मर्जी कोशिश कर लें, कोई ना आपके सामने तलका का है। मुझे शर्म आई जब मुझे तलका वालों ने इन्वाइट किया 2001 में एक होटल में दिखाने के लिए कि चाहे वो डिफेंस हो, चाहे कोई इकोनॉमिक मिनिस्ट्री हो, पेट्रोलियम हो, कम्युनिकेशन हो, और या जिनसे कि धन कमाया जा सके, इनकम टैक्स हो, फाइनेंस हो, तो उनमें से हर जगह इनके मोल घुसे हुए हैं। और संजय जी, पढ़ रहा था एक, जोगिंदर जी मैं आपको थोड़ा रोकूंगा यहाँ पर। तो संजय जी, एक सवाल यहाँ पर रेज किया डॉक्टर संबित पात्रा ने भी, और सवाल यह है कि आपकी सरकार थी बहुत दरमियान तक, बल्कि एनडीए की सरकार के बाद भी आपकी सरकार थी, मोल है, पेनिट्रेशन है, फिर भी उससे कहीं ना कहीं निजात नहीं, ये फेलियर समझा जाएगा आपकी सरकार का। उनसे आप दूरी नहीं बना पाए, उनको हटा नहीं पाए, उसको सिस्टम से अलग नहीं कर पाए। निशांत, जरा मुझे वक्त दीजिएगा और बीच में अभी मत बोलिए, प्लीज बोलिए। पहली बात मैं पहले ही बोल रहा हूं कि सरकार कोई जानबूझ करके जासूसी नहीं करवाती। दूसरी बात, मैंने कहा कि इस प्रकार का सिंडिकेट और रैकेट एक अरसे से सिर्फ हमारी सरकार में नहीं, दुनिया की हर सरकार में होता है, राज्य सरकार से लेकर दिल्ली की सरकार तक में होता है। हाँ, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि इस क्राइम को, इस गुप्तचरी को कंट्रोल किया जा सके। अब एक विरोधाभास देखिए, 17 तारीख को पेट्रोलियम जासूसी कांड का खुलासा होता है और 20 तारीख को हमारे देश के वित्त मंत्री के भाषण का अंश लीक हो जाता है। अभी जिस एनएसए के चिट्ठी के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई शुरू हुई, उस एनएसए की वो चिट्ठी तक लीक हो चुकी है। अगर संबित पात्रा फिर भी कहते कि इनकी सरकार बहुत सख्त और बहुत ही ध्यान से काम कर रही है, तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुद्दा ये है कि सरकारों को राजनीति से ऊपर उठ करके इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं इसलिए सरकार को शुभकामनाएं। डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं, रिएक्शन यहां पर रहा। डॉक्टर पात्रा, अभी आपने सुना संजय निरुपम क्या कह रहे थे, आपका क्या कहना है? नहीं, पहली बात तो है, मैं जरा करेक्शन कर दूं, संजय निरुपम जी का कहना कि बजट का स्पीच लीक हो गया सरासर गलत है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ नहीं लीक हुआ है। जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से डॉक्यूमेंट गए थे, उसमें एक डॉक्यूमेंट में कुछ प्रपोजल्स थे, वो बजट स्पीच नहीं था। आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस का सुनना चाहिए। दूसरा विषय, आपने भी एक गलत फैक्ट रखा था निशांत कि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। मैंने खुद अभी ब्रेक में बात कर ली है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और आपने अगर पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो पुलिस ने कहा था 20,000 रुपए दे के कुछ समय के लिए सीसीटीवी को भी रोका था। सर, एक बार थोड़ा सा रीअसेस कर लीजिए, मैं आपको फिर से बताता हूं, रीअसेस कर लीजिए। ये आप इस पर्टिकुलर केस की बात बता रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। दरअसल आपकी सरकार की तरफ से ये अप्रूवल आया था कि वहां पर 7 नए कैमरे लगने हैं, जिनको लगने में अभी तक विलंब हो गया। और ये वाली बात जो आप बता रहे हैं ये अपने आप में अक्षर से सत्य है, लेकिन इसके अलावा एड ऑन इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन अभी कुछ सवाल चाहिए, मगर अभी भी कैमरास पूछेगा, उसके जवाब। और बिल्कुल स्पष्ट रूप, देखिए मेरे पास बहुत कुछ कहने को इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता कह रही है। अगर 70 से 80% जनता को लग रहा है कि मोदी जी इस काम को आरंभ कर चुके हैं, तो मुझे लगता है आज मुझे अपनी पीठ को थपथपाना चाहिए और खुश होना चाहिए कि इतने वर्षों से जो काम नहीं हो पा रहा था, जनता कह रही है। पॉइंट टेकन। दिलीप, आपका क्या रिएक्शन है डॉक्टर संबित पात्रा जो कह रहे हैं? देखिए, ये हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को लेकर हमारा शक नहीं है, हमारी चिंता है। अभी सेकिया जी का बयान है कि 10,000 करोड़ का स्कैम है, मुझे फंसाया जा रहा है। रिलायंस एक बहुत बड़ा नाम है और आपके चैनल पे यह साबित हो गया कि भाजपा के जो एनर्जी सेल के बैठे हुए हैं तनेजा जी, उनसे लेकर के पात्रा जी तक कोई भी रिलायंस का नाम लेने को तैयार नहीं है। सफाई अभियान में मोदी जी ने अम्बेसडर बनाया, सफाई अभियान का जिसको अम्बेसडर बनाया, उसके घर से इतनी गंदगी निकलने के बावजूद कोई उसका नाम नहीं लेना चाह रहा है। तो ये हमारी चिंता है कि ऐसा ना हो कल को कि इन सारे मसलों में इन 2-4 लोगों की गिरफ्तारियां होने के बाद पूरा का पूरा मामला कारपेट के अंदर चला जाए। चूंकि ऐसा होता आया है, 1998 में एक बार हो चुका है, उसके बाद से लेकर आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। दिलीप, आप जो बोल रहे हैं, एक मिनट, आप क्यों कोई रिएक्शन दे रहे हैं तनेजा जी? ओके दिलीप, पॉइंट टेकन। तनेजा जी डिपार्टमेंट में होता है जी, बताएं आप। देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो सारी बात है जरा उस पर हमको फोकस करना चाहिए। सबसे जो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जितनी कंपनी के अधिकारियों के साथ सवारत हुए पकड़े गए और उसमें रिलायंस जैसा बड़ा ग्रुप,
उसके अंदर केन एनर्जी जैसा बड़ा और इन लोगों के ना है, ये बहुत ही शर्म की बात है। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार कर रही है ये स्पष्ट है कि सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म को खत्म करने की तरफ जा रही है और जो उसकी जो इंस्टीट्यूशनलाइज कैरेक्टर है उसको डिमोलिश किया जा रहा है। उसमें कोई भी नाम हो, आपने कहा रिलायंस, मैं 3 दफे नाम दे रहा हूं, रिलायंस रिलायंस रिलायंस। आपको क्या लगता है ये सरकार, एक मिनट सुनिए, मैं रोक रहा हूं सर, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। ये देखना है कि मेरे कौन एक दोषी है, चीज है यहाँ पर, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। अभी एकदम से क्विक ब्रेक मुझे लेना होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर दिख रही है कि अगर 9 कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं इसमें, 9 कॉर्पोरेट कंपनी आ रही हैं और इतना लंबे समय से चल रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो है जो बहुत मेहनत करने लायक है, जिसको हटाना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।